बात आती है कोई एग्रीकल्चरल लैंड, कोई जमीन होगी कहीं, एग्रीकल्चर का बेसिक सबसे पहले ही आता है। अच्छा, एग्रीकल्चर का ये एक तो बात ये होगी, ये एक फोटो समझ में आता है, व्हाई एग्रीकल्चर इज नेसेसरी। तो सुनो, करे कोई तुमसे, हमने व्हाई एग्रीकल्चर इज नेसेसरी बताओ, एग्रीकल्चर क्यों जरूरी है, मतलब कोई इसका जनरल आंसर तुम्हें लगता हो बताओ, फिर मैं बताऊं। बस लाइवलीहुड, बात आ गई। नहीं, मास प्रोडक्शन बात की बात है, सबसे बेसिक बात जो आ जाती है वो आती है लाइवलीहुड। सबसे पहले मास प्रोडक्शन तो बात की बात है, अगर हम प्रिमिटिव सोसाइटी में जाए, पुराने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में जाए, एंशिएंट सोसाइटी में जाए, वो लोग सिर्फ इतना उगाते थे कि उनके लिए सफिशिएंट हो जाए। एग्रीकल्चर तो वो भी था यानी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन तो पूरी एग्रो बेस्ड थी, मैंने बताया था कॉमर्स। तो सबसे मेन प्रोमिनेंट चीज है लाइवलीहुड, आपके खाने के लिए पूरा पड़ जाए, सफिशिएंट हो जाए, सफिशिएंट फूड। ठीक है भाई, खाने के लिए पूरा बड़ा, एक चीज तो पहला था। सेकंड थिंग, अगर कोई बड़ा कंट्री है, इंडिया, चाइना, एरिया वाइज कितने बड़े हैं, यूएसए, ब्राजील, रशिया, तो ऐसे रीजन के लोग अगर यहाँ की फर्टाइल जमीन है या फर्टाइल कम है, उसको कोशिश करके बाय वे ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स दे इम्प्रूव द फर्टिलिटी और डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, क्योंकि सॉइल में अगर एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी तो क्रॉप जाते हैं। तो वो उसको क्या कहते हैं, जिसने अगर मुगल एरा से पढ़ोगे तो उन लोगों ने जमीन को भी, अलाउद्दीन खिलजी की जो लैंड रिफॉर्म्स पढ़ोगे उसमें उन लोगों ने जमीन को बांटा, जैसे मुगल ने बंजर छाछर करके बांटा, बंजर बिल्कुल बिल्कुल बैरन लैंड, छाछर थी और फर्टाइल भी लैंड थी, मतलब 3 जगह उन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड कर देता। वही कॉन्सेप्ट इवेल्युएट होता होता आज मॉडर्न टाइम्स में मिलेगा तुम्हें। कैसे? जम्मू एंड कश्मीर में चले जाओ, क्या पहाड़ों पे हम खेती बाड़ी गेहूं उगा लेंगे? सेब की बागानें है नहीं है, एक डिस्टिंक्शन है। अब आ जाओ नॉर्दर्न वेस्ट यूपी में, इधर हमारे ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो मैंने तुम्हें पढ़ा है, आराम से एग्रीकल्चर हो रही है, व्हीट भी, राइस भी, पल्सेस भी। अगर कोस्टल प्लेन्स पे चले जाओ, मैं कहूँ वहां मैंने कोस्टल प्लेन पे सेब की बाग लगा दी, इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता। हमेशा सी वाटर के आने का, सुनामी और ये सब का खतरा, वहां का एनवायरमेंट भी ऐसा नहीं है, वहां का तुम्हें राइस ज्यादा होगा है। तो ये सारी चीजें सबसे पहले मेन आता है। दूसरा इकोनॉमिक पर्पज होता है, क्या होता है? इकोनॉमिक पर्पज। देखो एक बात बताओ, कोई भी चीज को पढ़ने के लिए पहले थोड़ा सा बेसिक समझा, जिससे तुम्हें ध्यान रहेगा। एग्रीकल्चर दुनिया जमाने में लोग करते आ रहे हैं, कोई उसकी वजह होगी। जब भी आईवीसी पढ़ा था हमने, एग्रीकल्चर क्यों करते थे भाई? एक तो सफिशिएंट फूड, दूसरा ट्रेड के लिए। इंडिया में बहुत सारे ग्रेन्स उगाए जा रहे हैं, बहुत सारे चीजें क्रॉप्स उगाई जा रही है, उसमें तो बहुत सारे हमारे काम के बहुत सारे। पता है जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी वेराइटीज के एप्पल्स हैं, बहुत सारी वेराइटीज तो हम लोग खुद यूज नहीं कर पाते एज एन इंडियन, वो ज्यादातर एक्सपोर्ट हो रही है फॉरेन में है। क्यों? क्योंकि इंडिया को उससे क्या मिल रहा है? बहुत अच्छा अमाउंट मिल रहा है, इंडिया की इकोनॉमी मजबूत हो रही है कहीं ना कहीं। और एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड सोसाइटी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोसाइटी। अगर कहीं भी अगर एग्रो बेस्ड सोसाइटी है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। कैसे? सोसाइटी में जो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव पे देखा जाए, बेसिकली 3 टाइप के वो होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में क्या आता है? सबसे पहली बात, अगर प्राइमरी की बात पूछूं, प्राइमरी, सेकेंडरी लिख लेना। प्राइमरी में भाई यही आता है, प्राइमरी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रोइंग ऑफ, कोई भी चीज का ग्रोइंग करना, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप उगाना, यानी रॉ मटेरियल से रिलेटेड होता है। इससे रिलेटेड होता है, याद रखना। प्राइमरी इज रिलेटेड, प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं इसे। देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी वर्ड है जो ह्यूमन, इंसान किसी भी लैंड मास के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर परफॉर्म करता है। 3 टाइप की मेनली एक्टिविटी जो रन करती है किसी भी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को, सोसाइटी को। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी, यानी लोग कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल को निकालने में, बनाने में इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फिशिंग, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। दूसरा आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या है? ये जो प्रोडक्शन है इसको असेंबल करने में, ASSEMBL, असेंबल करने में, या फाइनल गुड बनाने में। फाइनल गुड्स, कोई चीज मिली, क्या गेहूं ही खा लेते हो तुम लोग साबुत? गेहूं अगर व्हीट होगा खेत में तो व्हीट ही खा लेते नहीं, वो आता है फैक्ट्री में, प्रोसेस होता है, एक पूरा प्रॉपर वे है, फ्लोर मिल, आटा पीसने की चक्की से पास होकर एक आटा बनता है, देन वी ईट। जब तो लाते हैं, खाते हैं, पकाते हैं, और देन कंप्लीट होता है वो प्रोसेस। तो क्या किसान आपको आटा देता? नहीं। द फार्मर गिव्स यू अ रॉ मटेरियल ऑफ व्हीट,
गेहूं दे दिया, ठीक है हम ना, उस गेहूं को आप फैक्ट्री में लाया, उसने बेका, वो पूरा प्रोसेस हुआ, फिर सेकंड प्रोसेस सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या हुआ, उसको फ्लोर मिल से गुजारा गया, वो होकर पानी से फ्रेश वाटर से साफ करके। फिर थर्ड आता टर्शियरी। तुम लोग भाई ये कश्मीर से हैं, सपोज करो, तुम कहां से बताया, यूपी, क्या तुम यूपी से इनके लिए कश्मीर लेकर जाते हो गेहूं? क्या कश्मीर से तुम लाते हो इनके लिए? सिर्फ नहीं। ये तीसरा वाला इन दोनों का लिंक बनाता है, यानी कोई फार्मर है, उसने अपने एग्रीकल्चर लैंड में इसमें व्हीट उगाए, क्या उगाए, व्हीट या फिर राइस सपोज करना, उसे उस एग्रीकल्चर लैंड से लेकर उस फैक्ट्री तक लाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी? अरे एक ट्रक की जरूरत, यानी ट्रांसपोर्ट, इसकी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात है ट्रांसपोर्ट की पड़ेगी। ओके, इनके खेत में या इनके बाग में सेब हैं, ये बात की कम्युनिकेशन होगी नहीं होगी कि हाँ भाई इस बार इतना सेब उगा है, मैं बेच रहा हूं, बगैर बात के कैसे हो जाएगा? यानी एक कहीं ना कहीं कंसिडरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इनके मेरे बीच में, तो भाई मेरे बाग में 100 पेड़ है, 1000 बोरी सेब निकलेगा, 1000 बैग्स ऑफ एप्पल विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम माई बाग ऑर्चर्ड, ठीक है, अब उससे निकलेंगे, तो ये कम्युनिकेशन हुआ। तो दूसरा आ गया कम्युनिकेशन। ये सवाल कई बार एएमयू में आया है कि टर्शियरी एक्टिविटी इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मनी, पैसा। पैसा किस फॉर्म में? बैंकिंग के फॉर्म में। अरे इन्होंने मुझे बेका सेब, मैंने इन्हें पैसा भी तो देना होगा, ऐसा थोड़ी लेके कैश चला जाऊंगा जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या करेंगे, ये कहेंगे भाई आप मेरे पे ट्रांसफर कर दो, इतने 1000 या इतने लैक्स का हो गया मेरा एप्पल। कम्युनिकेशन हो गया इन्वॉल्व, ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगी, ट्रक लेकर जाएगा लोड करके, और बैंकिंग होगी, है ये पूरा। और भी इसमें चीजें इंक्लूड होती है, ये पूरा अपने आप में एक लिंक बनाता है प्राइमरी को टर्शियरी तक, प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में। टर्शियरी क्या बनाता है? लिंक प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में। समझना अच्छे से, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत आसान सी भी है और बहुत टेक्निकल भी है। प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में टर्शियरी एक लिंक बनाना है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कहलाती है। प्राइमरी खेत में गेहूं होगा, व्हीट इज ग्रोन इन द फील्ड, देन इट इज प्रोसेस्ड इन द फैक्ट्रीज। इन दोनों के बीच में लिंक कौन बना रहा है? गेहूं खेत से लाना और फिर फैक्ट्री में लेकर जाना, देन फैक्ट्री टू सिटी लाना, फैक्ट्री से फिर शहर में लाना। जैसे अब खाली आटे का मतलब यही नहीं है कि रोटी बन रही है, अ लॉट ऑफ यूजेस ऑफ फ्लोर, फॉर एग्जांपल डो, ब्रेड, बंस, पिज्जा। पिज्जा के नीचे की वो प्लेटिंग होती है, बेस जिसे बोलते हैं, और नाउ इट इज वन ऑफ द मोस्ट मतलब डिजायरेबल चीज इंट्रोड्यूस ऑन द स्ट्रीट फूड, रोल्स। रोल्स में आपने देखा होगा वो दे हैव प्रिपेयर द बेस, रोटी चपाती बेस प्रिपेयर रहता है उनके पास, दे ओनली टेक अ फायर और बर्न बोथ साइड ऑफ, दोनों तरफ लगाते हैं और थोड़ा सा गर्म होता है, देन रेडी। यही हो रहा है ना, सबसे फास्ट तरीका है। उसमें भी कहा फ्लोर का यूजर। ऐसे ही खाली हीट नहीं है, अब रॉ मटेरियल में आ जाओ, आयरन और एफी आयरन का निशान में ध्यान रखना, एक बार एएमयू में यही पूछ लिया था, साइंटिफिक सिंबल इसलिए लिख लेना आयरन का, एफी आयरन है। ऐसे सबके 20 तो कम से कम याद कर लेना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, सोडियम, इस तरह से पूरे विद काइन, ठीक है, AU, AG, सिल्वर, गोल्ड, इस तरह से सब कर लेना। तो ये बता, अब आयरन ओर निकला, आयरन की खदान है, पूरा वहां से एरिया है, वहां से निकाल के ला रहे, क्या सीधा आयरन ओर लाके मैं ये लोहे का बोर्ड बना दूं या फिर स्टील की बोर्ड बना दूंगा? नो, वो आएगा, प्रोसेस होगा, यहां से यह प्रोसेस होगा, और उस प्रोसेस में फाइनल आयरन मिलेगा हमें, आयरन की रॉड मिल जाएगी। क्या मिल जाएंगी? आयरन रॉड मिलेंगी। अब उस आयरन रॉड का हो सकता है फिर से कोई इस्तेमाल हो, किसी की बालकनी की ग्रिल बने, मे बी कोई प्लेटिंग बने, कोई शीट्स बने, चेयर बने, अ लॉट ऑफ थिंग, गेट बनते हैं आयरन के बहुत सारे। तो यानी ये रोल प्ले होता है। अब पिछली वाली स्लाइड में जो हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, तो इन तीनों एक्टिविटी का ध्यान देगा, तो ये हुआ। अब पहली बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि लाइवलीहुड, सफिशिएंट फूड हो, इकोनॉमिक पर्पस हो, ठीक है, और एक और होता है इसकी वजह, मास प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर करते हैं टू स्टोर मोर एंड मोर ग्रेन्स, ज्यादा से ज्यादा ग्रेन्स को स्टोर करना चाहता है एवरी कंट्री। क्यों? व्हेनेवर देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स और देयर इज एन एनी अननेचुरल कैटेस्ट्रोफ, कोई भी कुदरती तौर पे हो जाता है, सूखा पड़ गया, फ्लड आ गई, बरसात पड़ गया, वो बारिश बहुत ज्यादा होगी, सॉरी रेनफॉल, तो फ्लड आ गए, सूखा पड़ गया, या कोई भी हो सकता है साइक्लोन, तो उस वजह से क्या होता है उस साल में, या फिर डिजीज लग जाती है क्रॉप्स में, तो सब तबाह बर्बाद हो जाए। अब इस साल मानो क्रॉप ना हो तो क्या हम भूखे रहेंगे? गवर्नमेंट मेक अश्योरिटी दे हैव सफिशिएंट स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स और व्हीट।
तो जितने भी टाइप के क्रॉप्स हैं उनकी सफिशिएंट क्वांटिटी रहे, ये चीज है। ये तो एक बेसिक था, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा तुम लोग समझो, लिखो। देखो एग्रीकल्चर के बारे में ये है, इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर का स्टेटस ये है, लिखो बस एक लाइन में लिख लेना, एग्रीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ, पता होना चाहिए एग्रीकल्चर के बारे में क्या है। एग्रीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड्स फॉर पीपल। एग्रीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस क्या करना, फूड फॉर पीपल, पीपल्स कॉमा फॉर्डर फॉर कैटल्स। फॉर्डर मतलब भूसा, अरे खाली इंसान ही थोड़ी खाएंगे, तो ये ध्यान रख, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें, अलग अलग हो सकती है अकॉर्डिंग। देखो इंडिया में 2011 में सेंसस हुआ था, उसके बाद प्रॉपर सेंसस नहीं हुआ। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लिख लेना एक बात, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा ये तो अकॉर्डिंग टू 2021 के सेंसस क्या आएगा, ये करंट के आ सकता है, तो मैं 20 के सेंसस के अकॉर्डिंग लिखवा रहा हूं। 21 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्या बात है, इंडिया का 52% पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पर, और 51% एरिया किसके अंडर है, एग्रीकल्चर। तो लिख देना 51% एरिया अंडर द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंडर 51% एरिया है इंडिया का। सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, इसके बारे में लिख लो। ऑर्गेनिक स्टेट में सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक, इसलिए बोलो लास्ट ईयर AMU BALL में 2 सवाल आए थे इस वाले एग्रीकल्चर चैप्टर से। अभी जब सवाल पर आऊंगा तो तुम लोगों को दिखाऊंगा, तुम लोग हाँ यही आए थे, और कितने आसान भी हो कितने घुमा के भी है, तुम लोग उसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट पता है। इसलिए जो बात लिखवा रहा वो लिख लेना शॉर्ट शॉर्ट। इसके आगे इतना लिख लिया, चलो अब आगे लिखो। इंडिया का इतना परसेंट है, बाकी अब बात ये लिखो। चलो देखो इंडिया का बेशक 51%, हाँ सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है। ये बात देखो, आप लिटरल साइंस में देखो तो ऑब्वियसली गलती होगी, समझना मेरी बात। एक टी मिलती है 300 रुपये kg भी, और एक टी मिलती है 700 रुपये kg भी। इफ वी ऑलवेज ट्राई टू मेक आवर सेल्फ अश्योर, या हम अपने आप को ये कहते हैं ना, अपने आप की डिजायर को ही उसमें कंप्लीट करना चाहें, तो हम 300 रुपये kg की ले रहे हैं, तो गलती किसकी है भाई, हम ही ले रहे हैं ना। वहीं आप जनरल स्टोर में अच्छे से मॉल में जाइए, क्या कहते हैं, अरे भाई 700 रुपये के लोग ये। बाहर के लोग क्या करते हैं, काबिल लोग, जैसे हमारे वेस्टर्न यूपी की ये बेल्ट है ना, चाइना के लोग इस एरिया से राइस ले लेते हैं 5 साल के। वो कितने काबिल, वो चावल ऐसे नहीं लेते कि चावल दो, दे ऑलवेज मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, वो राइस का कॉन्ट्रैक्ट करें, जैसे ही चावल उगेगा आप हमें दे दोगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। ऐसे कश्मीर में भी है, सारा कश्मीर में मोस्टली एप्पल्स बाहर के लोग खरीद लेते हैं, वो ऐसे नहीं खरीदते लो 1 किलो दे दो, पूरे बाग का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, भैया तुम उगाओ, जितना उगेगा हमारा है वो। उसके बाद ना तुम्हारी स्लिप लगेगा ना नाम लगेगा, समझना। वो लोग क्या कर रहे हैं, उसी एप्पल्स को इंडिया में होगा लेके बाहर तो प्रोसेस करा, उसमें तो कुछ करने नहीं, उसे अच्छे से प्रिजर्व करा, बेहतरीन से टैग लगाया और भेज दिया। अब वो एप्पल जो 100 200 चलो 500 तक kg बिक रहा बाहर की मार्केट में, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी का बाहर गया, भाई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सेम चीज क्या होती है इंडिया में राइस के साथ होती है। हम लोग राइस जो नॉर्मली खाते हैं मिलता है, क्यों, क्योंकि वो लोग मेन राइस का कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, अपने यहाँ ले जाएंगे, अपनी ब्रांड का नाम लगाएंगे और उसे बेचेंगे। मोस्टली जगह यही होता है। तो होता क्या है, हम लोगों को क्या लगता है हमें अच्छी क्वालिटी नहीं मिली, जबकि ऐसा नहीं है। उनकी वही अच्छी क्वालिटी हमारी मार्केट में भी प्रेजेंट है, उनकी में भी, बट वो टैग लाइन और टैग ऐसा लगा देते हैं, इतना अच्छा उसकी पैकेटिंग कर देते हैं, वो फिर भाई महंगा भी। तो हम लोगों के जहन में जाता है ये महंगा है, हम नहीं खरीद रहे, हमें तो अपना वही सही है नॉर्मल। उस टाइम फिर हम क्वालिटी तो वेरी करेगी। अब चावल 5 टाइप का होता है, खूब बड़ा वाला, बीच का, छोटा, एक गोल गोल। स्टेट में इसलिए बिकता, आपके पास जब अच्छी क्वालिटी का सेब है और ये लोकल क्वालिटी का, मतलब कम क्वालिटी का, समझना आपके अकॉर्डिंग, इसके जाहिर सी बात है अच्छे रेट मिलेंगे, प्राइस हाई मिलेंगे नहीं मिलेगा ना, और इसके कम मिलेंगे। तो खुद सोचो कौन बेवकूफ होगा जो ज्यादा पैसा ना कमाना चाहे। दे जस्ट वांट महंगा से महंगा, उन्हें पैसा चाहिए बस।
हमारे यूपी में वीट, गेहूं और आम वगैरह खूब उगते हैं, शुगर केन, चीनी, गन्ना, गन्ना आप कहीं से भी ले लो खूब आराम से, बाहर जाइए गन्ना नहीं मिलता खाने को। आम बहुत महंगा मिलता है, बाहर जाओ कितना कितना महंगा मिलता है। एमपी में खूब ब्लैक, ये तो पता है ब्लैक सॉइल जो फेमस फॉर किसके लिए, कॉटन के लिए, और ये प्याज जो होती है, तो प्याज क्या होती है, ऑनियन वहां लोग सस्ता मिल रहा है, लेकिन वही अच्छी क्वालिटी से प्रोसेस होकर आया बेहतरीन फ्रेश वाले, तो हम लोगों को 60, 70, 80 रुपए केजी तक लेना पड़ता है। एक टाइम पे तो कांदा प्याज जिसे बोलते हैं, ऑनियन बहुत था। ये तो पता है टमाटर का बीच में एक आदमी ने करोड़ों का बिजनेस करा था, सुना होगा, 300 रुपए किलो टमाटर। हो क्या रहा है, वही चीज आदमी कोशिश करता है अपने रीजन में अच्छी चीज न दे, बाहर दे, क्योंकि बाहर वो चीज है ही नहीं। यूपी में आप बादाम उगाएंगे, इज इट पॉसिबल यूपी में हम एलमंड्स उगा ले, काजू, पिस्ते? नहीं। तो हम लोगों को वो जरूरत है, न्यूट्रिएंट चाहिए हमें, वो जरूरत, हम लोग उसका महंगा से महंगा पैसा दें, तो होता ये, तो फिर भाई महंगा पैसा देंगे, क्वालिटी भी अच्छी लेंगे ना। आपके यहाँ का वही एप्पल अच्छा वाला बाहरी चीज है ना, वो क्वालिटी। और कोई भी इंसान अपना जब वो चीज क्रॉप करता है, कोई भी चीज प्रोड्यूस करता है, वो दे वांट मोर एंड मोर मनी इन रिटर्न ऑफ बेस्ट क्वालिटी ऑफ थिंग्स, ठीक है। इसलिए आप बहुत सी जगह जनरल स्टोर्स में, अब तो इंडिया में हर जगह अच्छे अच्छे खुल रहे हैं, आप देखेंगे लोकल शॉप वाले लोग इतना अच्छा नहीं लगेगा, मॉल्स में ये बड़ा ही अच्छा होता है, लेकिन उसके रेट भी अगर आप देखोगे, प्राइसेस देखोगे, बड़े महंगे होंगे। फिर हम घर पे आके बताते हैं मम्मी ये इतने का लिया, तो वो कहती इतने में तो 2 किलो आ जाएगा मार्केट से। तो जी हमने आपने मार्केट में खरीदती हो कुछ नहीं, कुछ नहीं खाती ही नहीं हो खाना, तो फिर खरीदती तो होगी, चलो माना अपने घर की खरीदते हो, यहाँ नहीं अलीगढ़ में, तो समझ में आ रहा ना, ये वजह होती है। आप जो कहते हैं ना ऐसा कुछ नहीं होता कि हम लोगों को अच्छा नहीं मिलता, हर चीज इंडिया में अच्छी है, मौजूद है। अरे उग तो यहीं से ही रही है भाई, कॉमन सेंस लगाओ, प्रोड्यूस तो यहीं हो रही है यहाँ के। अब वो एक अलग पर्सपेक्टिव है कि जब वो हम लोग उसको इतना रेट दे ही नहीं रहे, तो वो फार्मर भी हमें नहीं दे पा रहा वो अच्छी, ये प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ लोग तो इतने मक्कार होते हैं, वो सुना होगा एडल्ट्रेशन यानी मिलावटी शुरू कर देते हैं, देसी घी के नाम पे डालडा बेच रहे हैं, दूध के नाम पे केमिकल से बना के बेच रहे हैं। तो अब अच्छी बुरी छोड़ो, अब तो बस ये होती है प्योर हो इम्प्योर हो, बस टेंशन लेती है, हाँ प्योर है, हाँ बस प्योर है, अच्छी बुरी नहीं। बहुत सी बार ये तो होता है मिल्क के मामले में, कोई आदमी ये नहीं कहता कि कौन सी कंपनी कौन सी नहीं, बस ये कहता अच्छा है प्योर, ओके। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक भैंस खड़ी कर लेते हैं, देखा है मार्केटिंग, एक बेचारे भैंस खड़ी करते हैं अच्छे से, और सबको लगता है डेयरी खोल ली, तो आदमी का कहीं ना कहीं एश्योरिटी रहती है कि चलो ये भैंस है, डेयरी है, पानी मिलाएगा, अगर इफ इनकेस अगर सोचें हम पानी मिलाएगा, लोग ये सोचते हैं, लेकिन केमिकल्स तो नहीं मिलेगा। एक दूध जो मार्केट में आ रहा है, मे बी पैक कोई और हो, अच्छी क्वालिटी का, ब्रांडेड होगा तो अच्छा होगा, इफ इनकेस अच्छी क्वालिटी नहीं, तो क्या डर रहता है कहीं केमिकल का ना हो। आजकल बहुत सारी वीडियोस आप देख रहे हो, वो चीज़ हो जाती है। चलो इसमें खैर करते हैं, लोग भी मुझसे पता नहीं, ऐसा ना हो कि कल डेयरी वाले ना मुझसे कहें भैया तुम्हारा दूध मिलावट का बिकवा रहे हो। चलो देखो यार, मैं भी फार्मर फैमिली से आता हूँ, मतलब मेरे घर में बिजनेस भी होता है, फार्मिंग भी, ऐसे भी होती है, तो ऐसा नहीं मुझे सब पता है, तो दोनों चीज़ों की नॉलेज है कि हाँ प्योर दूध प्योर है, इम्प्योर दूध इम्प्योर है। मेरे अब्बा का नहीं है, नहीं मेरे अब्बा का बिजनेस है, मतलब गांव में है, हम लोग विलेज से रिलेटेड, तो पता रहता है कि हाँ ये, बट आजकल जो कंपनीज बहुत तेज हो गई हैं, नहीं बताऊंगा बाद में, मैं बताऊंगा। आजकल पता कंपनीज बहुत तेज हो गई, एक मीटर आता है, लिखो लैक्टोमीटर, लिख लो, लैक्टोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग प्योरिटी ऑफ मिल्क। लैक्टोमीटर, लैक्टो मिल्क से रिलेटेड होता है, एसोसिएटेड वर्ड। लैक्टोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग प्योरिटी ऑफ मिल्क। दूध कितना प्योर है, गाढ़ा है या पतला है, इसके बारे में एक मशीन है जिसे लैक्टोमीटर कहते हैं। आज के टाइम पे एट प्रेजेंट ईच एंड एवरी डेयरी हैज दिस इंस्ट्रूमेंट, दे मेजर द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ मिल्क। समझ गए, वो मिल्क लाओ, बिल्कुल बाल्टी में पानी भर के ले जाओ तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बिल्कुल तुमसे नहीं कहेंगे, बिल्कुल पानी ले जाओ। वो क्या करेंगे, एक तुम्हारी उससे बाल्टी से निकालेंगे, बकेट से, एक छोटे से उसमें ट्यूब में, देन दे टेस्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क। उसमें खुद रेट आ जाते हैं, खुद रेट बता देती है इतने रुपए लीटर का है ये दूध। मेरे गांव में, मेरे यहाँ बुलंदशहर में खूब हम लोग देखते हैं, तो वो लोग बिल्कुल ईमानदार हो गए हैं, वो भाई मैं पानी मिला के ले जाऊंगा, मेरी दूध के पैसे दिए जाएंगे, कमाएंगे। वो लोग कोशिश करते हैं प्योर से प्योर ले जाने का, जिससे हाई रेट आएगा तो मैक्सिमम प्राइस मिलेगा, और फैट भी चेक होता है। इसलिए अब वो मशीन, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी हाई हो रही है, इतनी ज्यादा कि गड़बड़ी कम हो रही है, ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। इस तरह से पहले तो अब वो वाले टाइम गए कि मतलब दूध मिला के बिक रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, हाँ वो छोटे मोटे कोई करे तो कोई करे, लेकिन ये मेगा लेवल पर ये दूध में अब प्योरिटी चेक होकर ही डेयरी वाले ले रहे हैं। और उन डेयरी वालों की भी प्योरिटी कौन चेक करता है, जो उनका अपर सप्लायर है, यानी उनसे ऊंची लेवल पर है, जो बड़ी डिमांड फैक्ट्रीज आती हैं, वो उनका चेक करती हैं कि हाँ ऐसा तो नहीं उन लोगों से तो प्योर चेक कर लिया, हमें पानी मिला के नहीं, हर जगह प्योरिटी चेक हो रही है। इसीलिए दूध का पैकेट लेते हो क्या लिखा हुआ आता है, फुल फैट, हाफ फैट, नॉन फैट। पूरा मतलब फैट है इसमें, क्रीम है नहीं है, हाफ है या बिल्कुल नहीं है, उसकी उसी के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग रुपीज यानी ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। चलो इसके आगे लिखो,
इंडिया जो है एग्रीकल्चर के मामले पे सेकंड आता है। देखो, इंडिया रैंक इज सेकंड इन एग्रीकल्चर। इंडियाज रैंक सेकंड एग्रीकल्चर में। इंडिया की वर्ल्ड वाइड क्या रैंक है? सेकंड। सेकंड रैंक इंडिया इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट पे इन्होंने कहा चाइना होगा। आप लोगों में किस किस को लगता है फर्स्ट पे चाइना होगा? बताओ भाई, किसी को तो लगना चाहिए। सही है। चाइना ने अपने ह्यूमंस को, देखो पॉपुलेशन हर जगह है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है पॉपुलेशन नहीं है, कम ज्यादा हो सकती है, बट चाइना यूज्ड इस ह्यूमन एज ह्यूमन रिसोर्स। सबसे ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल ह्यूमन का ह्यूमन। हम लोग एक ही एग्जाम्पल लेते हैं, चाइना में सब लोग घर पे काम कर लेते हैं, यानी मतलब घर पे चीजें बना लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक से। वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रोपोगेंडा उस तरह का एक चीज ऐसी चला रखी है मार्केट में कि हर काम खुद से सीखो करो, तो वो ह्यूमन की रिसोर्स को ह्यूमन रिसोर्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सब लोग इंडल्ज हैं, फैक्ट्रीज और ज्यादा एक्सपेंड कर रही हैं। वो हल्के हल्के अपने इंडिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, स्मॉल फैक्ट्री करके, स्मॉल इंडस्ट्री आते हैं ना, स्मॉल करके, स्मॉल फाइनेंस इंडस्ट्री करके आता है टर्म में। छोटी छोटी, बड़े मेगा लेवल की इंडस्ट्री नहीं लग पा रही आपसे, फैक्ट्री लगाओ, छोटे लेवल पर लगाओ जी। चलो अच्छा, अब देखो टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब देखो फार्मिंग जो होते हैं ऐसा थोड़ी है, कोई भी चीज होती है उसके टाइप्स होते हैं, ऐसा थोड़ी है कोई खेत कैसी भी खेती बाड़ी कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। पहले आता है प्रिमिटिव, पहले लिख लो टाइप्स ऑफ फार्मिंग हेडिंग, पहले लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक दो चीज ऐसी बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, लिखो भाई। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। अब इसका मतलब बता सकता है कोई? कोई कुछ आइडिया हो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग? देखो बात को समझना, ये कोई एरिया है, ठीक है, यहां लोग रहते हैं, ये पूरा फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। क्या है? फॉरेस्ट। व्हाट पीपल डू, दे कट द ट्रीज। वो ट्रीज को क्या कर देंगे? तो सबसे पहला काम करेंगे वो कट द ट्रीज, ट्री काटेंगे, एक चीज। या यहां जो जितनी भी ग्रास, वाइल्ड नेचर के प्लांट्स हैं उनको कट कर देंगे। उसके बाद उसे कहते हैं स्लैश, एंड उसके बाद उसमें क्या लगा देंगे? आग, बर्न। पेड़ पौधे काटे इस एरिया के, इस रूम के बराबर के, इनमें पूरे काट पीट के करते, उसी में आग लगा देते हैं, जला देते हैं। दिस इज नोन एज स्लैश एंड बर्न। यानी किसी पर्टिकुलर रीजन के एरिया को थोड़े बहुत, ऐसे नहीं पूरे जंगल में आग लगा दी, पर्टिकुलर रीजन के जितने में वो एग्रीकल्चर कर सकें उसको स्लैश काटेंगे, फिर बर्न कर देंगे, उसकी ऐश बचेगी। ऐश जो बचती है, ऐश मतलब राख, राख बची। ये ज्यादातर एंशिएंट और प्रिमिटिव इसलिए बोलते हैं, पुराने जमाने में यही करा जाता था। जो लोग होते थे स्पेशली जो दे आर नोमैडिक एंड हर्डर्स, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एक जगह रुकते नहीं थे, खाना बदोश कहलाते हैं। वो लोग क्या कमाना, इस एरिया में रुके, इस एरिया की इस जमीन को पूरे को इतने एरिया में इस कोने को काट दिया, ये काट दिया, अब इसमें क्या करा? आग लगा दी, और तमीज से काट दिया। आज के टाइम पे वाइल्ड फायर लग जाती है, उनके टाइम पे कम लगती है, क्योंकि उसकी जगह वो बड़ी एहतियाती से काटते थे, नहीं पूरे जंगल जला डाला। दे लव द नेचर, नेचर को बहुत प्यार, आज के टाइम में लोग नहीं करते। तो इतना जलाया, उसके बाद यहीं ऐश बची। इत्तफाक ये होता था कि वो इस तरह इस ऐसे मतलब उनका एक रोटेशन होता था। उसके बाद क्या, बारिश पड़ गई इस पर, यानी रेन। अब पानी कहाँ से लाएंगे जंगल में? या तो कुछ वो मिल गया स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम नहीं मिला, बारिश होने के बाद क्या होता था, उस एरिया में बारिश होगी, राख होगी, राख से फर्टिलिटी बढ़ जाती, वो फर्टाइल जमीन होगी, फिर उसमें वो उस बारिश के बाद अपने सीड्स डाल देते थे। आफ्टर सीड कुछ टाइम के बाद वो क्रॉप हो जाती थी, यानी क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है। एक मूवी भी थी वेस्ट साउथ की मूवी है, उसमें दिखाया गया, सेम नाम ध्यान, उसमें ऐसी प्रोसेस दिखाया गया पूरा। तो दिस इज नोन एज स्लैश एंड बर्न, यानी इसमें कुछ नहीं करना, ना खेत में कुछ करना, सिर्फ जंगल को काटना है, कोने से एरिया को, जंगली पेड़ों को, और वहां आग लगा के जब वो राख बचेगी, दिस इज नोन एज स्लैश एंड बर्न, उसी में अपनी खेती। क्या? क्योंकि उनके पास मॉडर्न टेक्निक्स नहीं थी, ना ट्रैक्टर्स थे, ना ट्रॉलीज थी, ना HYV सीड्स थे, तो कैसे करते वो? आज के टाइम पे क्या है, जब भी एरिया ऑफ लैंड है, कोई खेत की बात होती है, अच्छा खासा प्रॉपर रेडी तैयार होता है, इस साथ उसमें ट्रैक्टर भी चलाता है, हैरो भी यूज करता है, रूटावेटर बोलते हैं उसे भी यूज करता है, कंप्यूटर माजा भी यूज करता है, सुना होगा कंप्यूटराइज, जो लैंड को एकदम प्लेन कर देता है, ऊंची नीची नहीं, ठीक है। और पोटैटो की अगर तुमने वो देखा होगा, पोटैटो के फील्ड्स देखे होंगे, उसमें एक स्पेसिफिक टाइप से पोटैटो लगाए जाते हैं, ऐसे नहीं यूं दिखे तो उनकी उनकी इस तरह से रोज बनती हैं, उन रोज के ऊपर ऐसे 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 पोटैटो
जी। अब समझना मेरी बात, तो ये स्लैश एंड बर्न है। अब स्लैश एंड बर्न के बारे में थोड़ा सा लिख लो, ठीक है। इसे प्रिमिटिव कहते हैं। अब इसके इंडिया, इसकी सिग्निफिकेंस ये है, इसको और भी यानी इंडिया में इस नाम से जानते हैं, झूमिंग नॉर्थ वेस्ट में, ऐसी वर्ल्ड के अलग अलग जगह, क्योंकि सब लोग वर्ल्ड में इधर से उधर खाना बदोश थे, आते जाते थे, स्लैश एंड बर्न करते थे, तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं, वो लिख लो। लिखो पहला, या इसके बारे में लिख सकते हो फार्मर्स क्लीन, ऐसे लिख लो, फार्मर क्लीन, लिख लो फार्मर क्लीन अ पैच ऑफ लैंड, ये याद के लिए है, ये एंट्रेंस में ये लाइन नहीं आ रही, और हो सकता है ऐसे ही लाइन आ जाए, फार्मर क्लीन अ पैच ऑफ लैंड इज नोन एज स्लैश एंड बर्न, ऐसे पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस cereals and other crops, अदर क्रॉप्स। अब इसमें एक चीज खास जो होती है वो लिखो, इसको इट इज ऑल्सो नोन एज, या डिफरेंट नेम्स, अदर नेम्स ऑफ स्लैश एंड बर्न, कुछ भी डालो, अदर नेम्स ऑफ स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न के अलग नेम, भाई देखो तुम लोग भी देख लो सब, स्लैश एंड बर्न के और दूसरे क्या नाम है, यानी स्लैश एंड बर्न कहलाते हैं फार्मिंग प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को कहते हैं। उसमें फार्मर कट अप एरिया ऑफ लैंड, ये स्लैश, एंड देन बर्न इट, द एग्रीकल्चर फील्ड इज रेडी, देन द सोन द सीड्स एंड क्रॉप इज ग्रोन। और उसको अदर नाम क्या क्या, पहला सबसे पहले इंडिया से रिलेटेड देखो, झूमिंग, JHUMING, झूमिंग, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहते हैं झूमिंग, JHUMING, झूमिंग कहां कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नदर्न ईस्ट इंडिया। अब नदर्न ईस्ट इंडिया अगर मैं बनाऊं, तो ये इसके मैं चार वो करता हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ कौन सा रीजन हो गया, ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा है आ रहा समझ में, ठीक है। अगला लिखो जो हमारे है, और कुछ और भी जगह हैं, तो ये JHUMMING, झूमिंग, ठीक है भाई, JHUMMING, झूमिंग। चलो अगला लिखो भाई, मिल्पा, MILPA, मिल्पा, मैक्सिको में बोलते हैं, मिल्पा, और सेकंड वन लिखो मिल्पा, वो लिख लेना मैक्सिको, मिल्पा के बारे में लिखो मैक्सिको। एंड सेंट्रल अमेरिका, मिल्पा एंड सेंट्रल अमेरिका। आएगा क्वेश्चन, स्लैश एंड बर्न इज ऑल्सो नोन एज, या प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग इन मैक्सिको इज नोन एज मिल्पा। एक तो ये आता है, दूसरा ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया वो इस तरह से पूछेगा, मिल्पा इज अ टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न या प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग ऑफ विच कंट्री, ऑफ विच कंट्री। तो आपको ज्यादातर कंट्री पूछते हैं, तो याद रखना मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। डायरेक्ट मैक्सिको पे क्वेश्चन आता है इसका डायरेक्ट झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, इंडिया भी वर्ड दे देना तो भी इंडिया ही रखना, ये नहीं कि ढूंढो वहां इंडिया पाकिस्तान और मानो अफगानिस्तान और चाइना दे रखा हो तो कहो झूमिंग में नॉर्थ ईस्ट ही नहीं है, नहीं इंडिया दे दिया तो मान लेना कि हाँ नॉर्थ ईस्ट की बात चल रही है, क्योंकि उन चार ऑप्शन में सबसे मोस्ट सुइटेबल कौन सा ऑप्शन है, इंडिया डायरेक्ट। आ रहा आपके, चलो भाई अगला लिखो, रोका, ब्राजील, ROCA, रोका। चलो अगली स्लाइड में कर लेते हैं क्योंकि और भी है ना, ROCA, रोका। रोका ब्राजील। अगला लिखो, लदांग, इंडोनेशिया, LADANG, लदांग, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक है भाई। रे, वियतनाम, अरे भाई रे, वियतनाम, तो रे लिख लो वियतनाम का। और एक और है आपका मासोल, MASOL, मासोल।
भाई इनमें से कोई भी आने की चांसेस हैं, इसलिए मैंने लिखवा दिए, आसान है, थोड़ा सा याद कर लेना। और ये तुम्हें क्लास 9th और 10th की एमयू की हिस्ट्री के एनसीईआरटी में 9th में 2 चैप्टर भी हैं स्पेसिफिक करके हिस्ट्री के अंदर, उसी में ये सब है। MASOL मैसोल, सेंट्रल अफ्रीका वियतनाम। ठीक है भाई। ऑनलाइन वालों बीच में इसकी वो रुक गई थी लाइव रिकॉर्डिंग, शायद मुझे लगता, तो ध्यान रखना, अभी मैं दिखा दे, तुम लोग देख लो पहले प्रीवियस स्लाइड, इन लोगों को दिखा। आ रहा है ना तुम लोगों को समझ में? चलो ठीक है भाई। ये तो एक टाइप, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन मिले हैं जो एग्रीकल्चर में अगर आए, ये पहले वाले सबसे फार्मिंग के बारे में आए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रिमिटिव नेचर की है। ठीक है भाई, सब लिख लिया? और अगर ऑनलाइन वाले भी देख लो भाई, ये देखो मैंने बता दिया, इनका नाम जूमिंग, नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया, मिल्पा, मैक्सिको। अच्छा ये बताओ, कुछ नया मिल रहा है पढ़ने को, मतलब चीजें आ रही हैं कुछ? अब तुम जरा पेपर और एनालाइज करना, मतलब असली मजा पढ़ने में जब आता है जब आप पेपर भी एनालाइज करो, उससे क्या होगा, हम जो पढ़ रहे हैं वो अच्छा पढ़ रहे हैं, सवाल मिल रहे हैं, यानी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, चलो देखो, अभी मैं एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा, तुम्हें डायरेक्ट पिछले साल ही एलएलबी में आया है वो, मतलब इस कॉन्सेप्ट में है, और वो तुम देखोगे, मैं फिर मैं बताऊंगा, जाकर चेक कर, तो डायरेक्ट मिलेगा। वो भी मिलेंगे, ये मिलेंगे। मैं जो यहाँ लिखवा रहा हूँ इसके बाद इज मोर देन सफिशिएंट, मैं इसीलिए लिखवा देता हूँ। तो ये नोट्स ही तो हैं, अगर आपको, अच्छा चलो वो वाले प्रिंट वाले भी मिल जाएंगे, देखो चलो वो भी करवा देंगे, मुझे क्या, मैं तो सर से कह दूंगा आज हो जाएगी। इंटेंसिव, इंटेंसिव वर्ड अपने आप में कुछ बता रहा है, सोचो क्या होगा, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में इंटेंसिव वर्ड जो बता रहा है ना, अपने आप में इंटेंसिव नेचर का बता रहा है। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल्स आर यूज्ड। देखा है, आज के टाइम पे ज्यादा ज्यादा, पहले टाइम पे क्या था, एक एरिया ऑफ लैंड है, उसमें से मानो 200 बैग ऑफ वीट निकल रहा था, सपोज करो। आज के टाइम पे उसमें बायोकेमिकल्स, HYV सीड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज करके क्या कर रहा है फार्मर, कोशिश 400, 500, इतना और ज्यादा, बल्कि 1000 तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। बैग्स क्या निकले, वीट निकले। तो दिस इज नोन एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, यानी उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का, मोर एंड मोर बायोकेमिकल्स का यूज करके, HYV सीड्स का यूज करके क्या कर रहा है, उस चीज को बढ़ा रहा है। तो ज्यादा जो कि लोग, हर प्रोफेशन अपने आप को मेहनती कहता है भाई, एज अ लॉयर, हम डॉक्टर अपनी जिंदगी भी एक टाइप से जिंदगी, और टीचर आप लोगों को अच्छा, हम लोगों को सबको बेसिक शुरुआत वहीं से, लेकिन एक आर्मी और पुलिस, और उससे मतलब फर्स्ट पे फार्मर और आर्मी पुलिस तो बड़ी मेहनत। अगर आर्मी पुलिस ना हो तो टेरिटरी को सिक्योरिटी कहाँ, कोई भी घुसिया है, कितने भी सेफ डॉक्टर कर देवे, अब कौन घुसिया है, वो लोग अपनी जान पे खेल। दूसरा, फार्मर पूरे टाइम खेतों में रह, लेकिन क्या बना रहा है, प्रोड्यूस कर, है नहीं है। अब वो अलग अलग हो सकता है, कोई वीट है, कोई एप्पल्स के फॉर्म में हो सकता है, कोई राइस के फॉर्म में, कोई शुगर के में। चाय में चीनी ना हो, घर में लड़ाई हो जाएगी। अरे ये सोचो, अगर शुगर केन ही ना हुआ है किसान, तो फिर बस सबसे ज्यादा शुगर केन कौन सा स्टेट में होता है, कुछ पता है? जाने तो कहमत देना, बहुत मारो। यूपी, यूपी लीडिंग प्रोड्यूसर, उसके बाद महाराष्ट्र में। यूपी के भी ये वाला रीजन जो मेरठ का है, एक दफा ये किसी सिविल सर्विस उसमें, यूपी में भी कौन सा रीजन, मेरठ है, तो ज्यादा मेरठ। ठीक है, गन्ना, शुगर केन जिसे बोल। चलो लिखो, तो अब हो गया। अब इसकी इंटेंसिव के बारे में लिखो, इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, यानी लेबर भी यूज होती है और इंटेंसिव भी। फार्मिंग वेयर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन DO, स्पेलिंग कर दी मैंने, DOES, डोज ऑफ बायो केमिकल्स एंड इरिगेशन, तो मतलब पता है, सिंचाई, पानी लगाना खेतों में, इरिगेशन, आर यूज फॉर हायर प्रोडक्शन।
इससे क्वेश्चन कम आता है, मैं देखो डायरेक्ट बोलूँ तुमसे, लेकिन हम लोग जीएस जर्नल क्लास लेते हैं सब एंट्रेंस को कवर करने, तो हो सकता है आप सीयूईटी में ये चीज़ देखें, लेकिन लॉ में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन कम ही आता है, मैं जो बात सच है वो बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, सीयूईटी अगर आप देने जा रहे हैं, कोई भी अदर एग्जाम हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। इंटेंसिव में क्या है, इंटेंसिव सस्टेन फार्मिंग इंक्लूड बायोकेमिकल्स, इरिगेशन है और लेबर, ज्यादा से ज्यादा लेबर लगती है, लेबोरियस नेचर। ठीक है, आगे पढ़ो। कमर्शियल फार्मिंग, ये कमर्शियल फार्मिंग होती है, कमर्शियल में यही सब है, कुछ नहीं अलग, ये कमर्शियल नेचर के लिए होती है। जो मैंने तुम्हें बताया पहला पर्पस तो हमारा वो था, पेट भर के रोटी मिल जाए, यानी पेट भर खाना हो जाए, तो वो तो ये पूरा कर रहे हैं लोग। अब कमर्शियल नेचर यानी हमारे पास अगर लैंड है, एरिया ऑफ लैंड खूब सारा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर करें, अपनी इकोनॉमी मजबूत करें, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री सोसाइटी। देखो, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग यूज हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, higher dose of modern inputs like क्या क्या है भैया, HYV सीड्स, अच्छे से लिख लेना ये वर्ड, अच्छे से लिख लेना ये वर्ड, पहला तो यही है HYV सीड्स। हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, वेराइटी लिखना भूल गया। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, तुम लोगों को मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, ग्रीन रेवोल्यूशन है, उसमें वन ऑफ द मेजर रोल प्लेड बाय हाई which gave booming to the इंडियन इकोनॉमी बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर बूम। एग्रीकल्चर बूम करा, इंडिया की इकोनॉमी खुद गई, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेजर पार्ट यही था कि एग्रीकल्चर बूम हो, जिससे सफिशिएंट फूड ग्रेन आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया की हालत पहले से खस्ता थे अंग्रेजों की वजह से, ड्यू टू, बट आफ्टर पार्टीशन इट बिकम वो कहते हैं ना, बद से बदतर, वर्स देन वर्स्ट, बद से बदतर हो गए थे। उसके बाद देखो सबसे पहला लोगों ने क्या मैसेज दिया, इंडिया के सब पॉलिटिशियंस ने, सारे पॉलिटिकल लीडर, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, पहले 5 ईयर प्लान में फूड सिक्योरिटी, स्कार्सिटी ऑफ फूड है, लोगों को खाने के लिए नहीं, उसकी पूर्ण करो, कैसे भी करो। तो उसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान में यही बात आई कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बूम कराइए, उसके लिए बहुत अच्छा मॉडल था, वो पढ़ाऊंगा तुम्हें, उसमें HYV सीड इंट्रोड्यूस करेंगे और एग्रीकल्चर बूम कर। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। केमिकल फर्टिलाइजर, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर भी है, केमिकल फर्टिलाइजर्स टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्शन, बस वही तुम्हें याद रहेगा, टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्शन, टू हाई प्रोडक्शन। टू ऑब्टेन हाई प्रोडक्शन, यहां तक समझ में आया भाई? ये तीनों टाइप की बता दी तुम्हें, मतलब मेन अभी और भी एक दो चीजें प्लांटेशन वगैरह जो अब मैं बताऊंगा, उस जैसे अब ये बताया मैंने तुम्हें, इससे सवाल नहीं है, जो अब बताऊंगा उससे सवाल लास्ट ईयर एएमयू में आया है, हो सकता है इस बार उससे ना पूछे, वाले टाइप से इसमें से पूछ लें, यही पूछ लें कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग इंक्लूड्स बायोकेमिकल, इरिगेशन, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, सपोज करो ऐसा आ जाता, और पूछे डज नॉट इंक्लूड, तो HYV सीड्स पर टिक करना होगा। आ गया? अब ये आ गया कमर्शियल फार्मिंग। अब इसके बारे में लिखो प्लांटेशन, प्लांटेशन बस ये लिख लो, उसके बाद हो जाएगा। प्लांटेशन तो तुम्हें क्या समझ में आता है? अभी तुम तो जरूर बताओ, कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर वाले भाई। हाँ देखो, प्लांटेशन का मतलब होता है एक एरिया ऑफ लैंड है, उसमें सिमिलर टाइप के एक से प्लांट्स लगाए जाएंगे, एक सी क्रॉप्स लगाए, जस्ट लाइक टी, वेरी गुड, कॉफी, शुगर केन, रबर, हाँ वो चीजें भी हैं। अब लिखो, वो जो तुम बोल रहे हो ना, उसमें लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी खेतों में भी लगा देते हैं वो प्लांट, प्लांटेशन में नहीं आएगा उसमें, एक टाइम पे 2 क्रॉप्स भी, गेहूं भी उगा रखी है प्लांट, लेकिन नहीं नहीं, यहाँ यूपी में हाँ एक से होंगे, पूरा एरिया ऑफ लैंड में एक से, जैसे बाग के भी, चाय का बागान, चाय के बागान में गेहूं बो दोगे,
तो आम के पेड़ लगा दोगे नहीं, इस तरह की नहीं चीजें करते। यानी एक सी होगी, शुगर केन है, शुगर केन रहेगा। ये वाला तो मैंने खूब देखा, शुगर केन वाला हमारे रीजन में खूब शुगर केन मिलता। इन दोनों से मैं वाकिफ नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं मिला। जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये जो भी पिक्चर्स हैं यूट्यूब और बाय वे ऑफ इंटरनेट देखने को मिलती हैं। अब आप वहां से आसाम से आएगा उसे टी के बागानों को अच्छे से। हमने आपने कुछ देखा इनमें से? लखनऊ के कबाब ही देखे हैं आपने? लखनऊ कबाब बड़े मशहूर। चलो लिखो, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस। अ टाइप ऑफ, लिखो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। अच्छा, एक चीज याद रखना, अरे छोड़ो वो बात, मेरी बात सुनो। ये एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग है, प्लांटेशन। ऐसा नहीं है खाली तुम चाय की पत्ती अपने घर के लिए उगा रहे हो, ऐसा नहीं होता। चाय की पत्ती घर के लिए नहीं उगती। चाय की पत्ती इज अ कमर्शियल क्रॉप। कॉमर्स होता है, उससे पैसा कमाया जाता है। कॉफी कॉमर्शियल है, ठीक है। हाँ देखो, कमर्शियल फार्मिंग इन विच a single crop is grown on a large field of land और एएमयू में लास्ट ईयर इसी से क्वेश्चन आया था। एग्जाम्पल लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन बता दो। टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, मेन यही चार और भी है बहुत सारे इसमें, अब और लिख लेना। अब एक चीज ध्यान रखना, एएमयू में लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था ना, मैं इसे इरेज कर देना क्योंकि वो वाला क्वेश्चन इसी कोने में आ जाएगा। अब देखना क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड, इसके बाद हो जाएगा पूरा भैया। which following does not includes plantation crop। रबर, अभी बोलना मत, मैं बस तुम्हें आंसर बताऊँ। अच्छा लिखिएगा, इसके आगे इसमें लिमिट होती। चलो अब ये दो मान लो, उसमें उसमें दो और थे, मैं बता रहा हूँ तो उसके नीचे लिख दे रहा हूँ मैं। इसमें जो सी था, सी में टी था, डी में शुगर केन था। वीट इज योर राइट आंसर। नहीं, रबर पे कर दो, सॉरी, वीट। वीट इज योर राइट आंसर। आ गया ना, ये सवाल एएमयू एंट्रेंस में आया था लास्ट ईयर। तो आप लोग इसको, मतलब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता जाता हूँ एएमयू में भी। अब ये आगे के लिए जेएमआई में मिल जाए तो एएमयू में तो आ चुका है लास्ट ईयर। ठीक है, इतना समझ में आया? इतनी स्लाइड्स में कोई बात ना समझ में आई हो तो भाई बता दो मुझे। ये फार्मिंग है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटीज आ गई। उसके बाद आपको पता है एग्रीकल्चर इंडिया में सेंसस के अकॉर्डिंग 51% है, लेकिन एट प्रेजेंट 60 के अप्रॉक्स पहुंच गया। एट प्रेजेंट देखोगे तो सेकंड रैंक पे, फर्स्ट पे चाइना है। फिर आओगे इतना टाइप्स ऑफ फार्मिंग, प्रिमिटिव फार्मिंग जिसमें स्लैश एंड बर्न, खेतों को जला दिया जाता है। उसमें मेन नाम जो आएंगे झूमिंग, मिल्पा। झूमिंग जो इंडियन नॉर्दर्न ईस्ट में, मिल्पा मैक्सिको में, ब्राजील, मरोका, लद्दाख इंडोनेशिया, रे वियतनाम, मसूल सेंट्रल अफ्रीका। फिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग, इसमें लेबर ज्यादा यूज होती है, बायोकेमिकल इंटीग्रेशन से ज्यादा बूमिंग कराने की कोशिश। जो मेन है कमर्शियल क्रॉपिंग, कमर्शियल क्रॉपिंग में हाई यील्ड वैरायटी, एचवाईवी सीड्स, फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। आ रहा है? इसके बाद अगले में देखो आप लोग, इसमें कुछ नहीं, प्लांटेशन में एक टाइप की प्लांट, पत्ती पत्ती, टी, कॉफी 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 लगाते। सिर्फ मेजर और मेजर मतलब सबसे ज्यादा इंटेंस एक ही चीज पे एम्फेसिस रहता है कि हमें इससे क्या करना है, कैश क्रॉप कहलाती है, पैसा कमाना है। और भी इसमें लिखवाऊंगा। इसमें सवाल जो एमयू में बचा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड प्लांटेशन क्रॉप? टी, व्हीट, कॉफी,
या शुगर केन, कोई भी रख लो, उसमें एक जो इन चारों के अलग हुआ ज्यादातर, ये चार, पता है ये चार क्यों लिखवाएं, ज्यादातर ऑप्शन में मैंने ऑनलाइन चेक करा था क्वेश्चन के लिए तुम लोगों के लिए, तो ये चार ऑप्शन दे रहा था, इन चार के साथ कोई ऑड वन आउट था, यानी एक कोई अलग था, ठीक है, इन चारों का अच्छे जाते हैं। और इतना समझाया, थैंक यू सो मच।